दोस्तों 8th क्लास का जैक बोर्ड का हम देख रहे हैं मासिक मूल्यांकन यानी मंथली असेसमेंट का फुल सॉल्यूशन हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और संस्कृत का। तो बने रहिए इस चैनल पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपको बता दूं मैं एक साथ में एक चीज़ कि आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है जो बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, जो प्रिंटेड होता है, जैसे ये प्रिंटेड पेपर है, तो आप उसके सॉल्यूशंस के लिए 8469022568 पर अपने क्वेश्चन पेपर को सेंड कर सकते हैं। आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे आपका मंथली टेस्ट हो, हर मंथ का हो, अक्टूबर का हो, सितंबर का हो, नवंबर का, जैसे जैसे होते जाएंगे आप सेंड करते जाइए, सॉल्यूशन मिलते जाएंगे आपको। चाहे आपका हाफ ईयरली पेपर हो, चाहे आपका ईयरली पेपर हो, कोई भी पेपर हो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के सॉल्यूशन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ लगता था। तो ये जो पैसेज है इसको पढ़ना है, जब पढ़ लोगे तो आपको इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर्स आपको देने हैं। तो गद्य के अनुसार अवसर मिलने पर छात्रावास से बाहर निकलकर लेखक क्या करता था। तो आप देखोगे जब पूरे पैसेज को पढ़ोगे तो यहाँ पे आएगा, चार दीवारी पे चढ़कर कूद पड़ते थे, यानी कि कूदता था। तो चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदता था, ठीक है। कागज़ की तितलियाँ नहीं बनाता था वो कागज़ की तितलियाँ बनाता था लेकिन पकड़ता नहीं था। मोटर की सवारी नहीं करता था और कागज़ के फूल नहीं बनाता था, कागज़ की तितलियाँ बनाता था, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर भाई साहब का रौद्र रूप देख प्राण सूख जाते हैं। यहाँ पर उल्लिखित शब्द प्राण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो प्राण के संबंध में कथन सत्य है, प्राण शब्द पुल्लिंग है और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, ठीक है। तो ये आप जब भी कोई बोलेगे मेरे प्राण निकल गए तो भी बहुवचन होगा, ठीक है, और तुम्हारे प्राण निकल गए तो भी बहुवचन होगा, ध्यान रखना है आपको। तीसरा जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है। तो सज्जन का होता है सत प्लस जन, सतजन, ठीक है, तो सज्जन हो जाएगा। उच्चारण का होता है उत प्लस चारण, उच्चारण। उल्लेख का होता है उत प्लस लेख और उच्छ्वास का होता है उद प्लस श्रवास। तो ये इसका आंसर हो गया। ये आपको इस तरह से संधि विच्छेद करके बताने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ करके अर्थ स्पष्ट कीजिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छिपी कई छिपी छापी गई इस कहानी, हाल इसका ज्ञान ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी। तो इसका कवि का कहना है कि किसी भी रास्ते पर चलने से पहले यह अवश्य ज्ञात कर लेना चाहिए कि वो रास्ता लक्ष्य तक पहुंचने वाला है या नहीं। कवि कहता है कि पुस्तकों में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग नहीं बताया गया है, लोग भी इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। ये इसका है पूरा का पूरा जो है स्पष्ट अर्थ जो हमने करना था, ठीक है। आते हैं विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषध है, कैसे, तो ये बताना है आपको। तो जिस प्रकार एक वैद्य रोग को आसानी से जान लेता है और रोगी को प्राकृतिक और संक्रामकता के अनुसार इलाज करता है, इलाज में चाहे उसे कड़वी दवा देनी हो तब भी वह नहीं हिचकिचाता, उसी प्रकार मित्र को भी कठोर निर्णय लेने में नहीं हिचकिचाना चाहिए और अपने आलोचना रूपी दवा से मित्र का भला करना चाहिए। मित्र में माँ जैसा धैर्य होना चाहिए ताकि वह धैर्य पूर्वक मित्र को सच्चे मार्ग की ओर उन्मुख कर सके। मित्र में कोमलता भी होनी चाहिए क्योंकि कोमल स्वभाव वाला ही किसी के दुख से द्रवित हो सकता है और उसके दुख को अपना दुख समझते हुए दुख को दूर कर सकता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। अब ये हिंदी कंप्लीट होने के बाद इंग्लिश की बात करते हैं। व्हाट डज द गिवन स्टेटमेंट टॉक अबाउट द सोल्जर इन द चैप्टर सेचिन द पेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखा है, द सोल्जर्स कॉल इट जनरल ग्लेशियर, द जनरल्स कॉल इट ए प्रेस्टीज इशू। तो यहाँ पर जो है इसका वर्ड स्टेटमेंट जो है वो सोल्जर के लिए जो है क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर जो है बोल रहा है ये कि दे आर रेडी फॉर सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर द लव ऑफ देयर मदरलैंड। वो अपने मदरलैंड के लिए, मातृभूमि के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, सेक्रीफाइस यानी निछावर होने के लिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द लाइन एंड माइल्स टू गो आई स्लीप इन द पोएम, ठीक है, इन द पोएम स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग मीन। तो यहाँ पे बताना है कि जो लाइन है ये वाली, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप,
तो इस पोयम में स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग मीन में इसमें क्या इसका मतलब है? तो इसका मतलब है लॉट्स ऑफ वर्क आर टू बी डन बाय द पोएट बिफोर ही डाइज। तो पोएट मरने से पहले बहुत सारे काम करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर करना है 20 to 30 वर्ड्स में। तो पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएम भारत और लैंड नेम द थिंग्स दैट मेक इंडिया यूनिक एंड स्पेशल। तो 2 थिंग्स हैं इसमें जो इंडिया को मेक करता है यूनिक और स्पेशल में, एक गंगा है और एक उपनिषद है। ठीक है, तो इसमें आपको पहले गंगा के बारे में बता देना है कि गंगा इज़ ए ट्रांस बाउंड्री रिवर ऑफ एशिया विच फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। द 2525 किलोमीटर रिवर राइजेज इन द वेस्टर्न हिमालय in the Indian state of Uttarakhand and flows south and east through the genetic plain of North India into Bangladesh where it empties into the Bay of Bengal में गिर जाती है। और उपनिषाद जो होते हैं इसमें द उपनिषाद आर लेट वैदिक संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हिंदू फिलोसफी विच फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ हिंदुज़्म। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट में पूछा गया आपसे, Why did the king ask such foolish question to the abbot of Canterbury? तो the king asked the foolish questions because he was a bad king and he was harsh and cruel to his people. He did not care about his subjects। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव। लीव के लिए कुछ भी आप अर्जेंट वर्क या इल हैं तो भी आप लिख सकते हैं। टू द प्रिंसिपल या क्लास टीचर, आप जो भी स्कूल का नाम, अपना एड्रेस जो है लिखना चाहें। उसके बाद सब्जेक्ट में लीव एप्लीकेशन फॉर 1 डे। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी क्लास टीचर हैं उनके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट my humbly request is that I would not be able to attend my regular school classes tomorrow because I have an important piece of work at my home. Therefore kindly grant me a leave for 1 day tomorrow। डेट आप डाल देंगे और I shall be obliged for your support। उसके बाद में अपना क्लास नाम वगैरह डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से आप 8 में हैं तो 8A डाल सकते हैं, 9th में है तो 9 डाल सकते हैं। सभी के लिए एप्लीकेबल है ये एप्लीकेशन। इसके बाद आते हैं गणित विषय पे। ठीक है, आपको जैसा मैंने बताया है कि आप अपने अक्टूबर माह, नवंबर माह, दिसंबर माह का असाइनमेंट, हाफ ईयरली पेपर, क्वेश्चन पेपर्स, किसी भी चीज़ को सॉल्यूशंस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर सेंड कर सकते हैं। ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप सेंड कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका गणित भाग से है। तो गणित में कौन सा विकल्प एक वर्ग संख्या है? तो वर्ग संख्या जो है 1600 है। डी विकल्प इसमें आपका सही है। 1600 का वर्ग जो आप निकालोगे तो 40 होता है। ठीक है, 40 गुणा 40 करोगे तो 1600 आ जाएगा। 4 गुणा 4 16 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएंगे। बाकी किसी का भी वर्ग नहीं निकाल सकते आप। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या जो 2 है। इसमें 1 + 5 + 7 + 9 + 11 का मान ज्ञात करने के किस विकल्प का चयन करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, 1 + 5 7 हो गया, 6 हो गया, 6 और आपका 7 हो गया 13, 13 और 9 हो गया आपका 22 और 11 हो गया 33, 33 हो गया। 33 किस ऑप्शन से आएगा? 25, 5 का स्क्वायर से 25 आएगा, 6 के स्क्वायर से 32 आएगा, 5 का स्क्वायर से 25 और 3 28 आएगा, और इसका 6 का स्क्वायर यानी कि 36 - 3 से 33 आ जाएगा। तो 33, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 29 का वर्ग निकालना है, यानी कि 29 को 29 से गुणा करना है और जो आंसर आएगा उसको लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 841। ठीक है, इस तरह से वर्ग निकालोगे आप आसानी से। इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन में 7900 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान जो आ जाएगा वो 88.881 आ जाएगा, या फिर 88.88 आप लिखेंगे तो भी सही है। ये आंसर आएगा। इसको सॉल्व हमने किया यहाँ पर। सबसे पहले इसको 8 से ले जाएंगे, 64 आएगा, माइनस करेंगे तो आपका 15 और 00 बच जाएगा। फिर इसको हम जो ऊपर वाला जो है इसका डबल कर लेंगे, यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा, तो यहाँ 16 और 168 आ जाएगा। इसके बाद में इसको करते हैं, आपने करना तो सीखा होगा, तो इस तरह से इसको करेंगे हम। और इसको जब करते जाएंगे कंप्लीट, तो नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो आंसर है वो इसका वर्गमूल है 88.8 आ रहा है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 88.88। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आते हैं नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में भुजा BC की लंबाई आपको यानी कि ये निकालनी है, और इसको हम बोलते हैं कर्ण। आपको सभी को पता होगा, हाइपोटेनस बोलते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया, और ये बेस यानी कि आधार हो गया।
तो आधार को और लंब को जब जोड़ते हैं, दोनों के स्क्वायर को जोड़ते हैं तो कर्ण हमें प्राप्त होता है। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर इस कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इसके अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर हटा दिया हमने BC की वैल्यू निकालने के लिए। तो 12 का स्क्वायर 144, 36 का 1296, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1440। तो BC की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1440 और इसको अंडर रूट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 12 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर, या डायरेक्ट आप अंडर रूट निकाल करके ये आंसर लिख देंगे तो ये सर करेक्ट हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 37.94 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम विज्ञान पे। विज्ञान जो है आपका बल जिसकी दिशा सदैव गति की दिशा में के विपरीत होती है वह कहलाता है। तो वो घर्षण बल है, आपके गति की दिशा के विपरीत ये चलता है। अगर ये घर्षण बल नहीं होगा तो आप नहीं चल पाएंगे, यानी कि आप जब चलते हैं तो आपके पैरों के नीचे ज़मीन के साथ जब कांटेक्ट होता है, सड़क के साथ कांटेक्ट होता है तो घर्षण बल लगता है जो कि अपोजिट लगता है। अगर वो अपोजिट नहीं लगेगा तो आप फिसल जाओगे। जैसे तेल के ऊपर आप चलते हैं, तेल आपके नीचे पानी नीचे आ जाता है तो आप फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल बिल्कुल कम हो जाता है। ये तो आपका जो है फिसलने का जायज़ सा रीज़न बन जाता है। तो घर्षण बल जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है गति के। उसका आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। आप आग बुझाने के लिए नियंत्रण करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे? तो स्विच को ऑफ करेंगे, ये विकल्प नहीं आएगा इसमें। तो ये विकल्प मैंने माई मिस्टेक लगा दिया, यहाँ पर आएगा अग्निशमन दल को खबर करेंगे। ठीक है, अग्निशमन दल जो है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है तो इसमें आग लगने से दिक्कतें हो सकती हैं आपको, तो आपको ये सब नहीं करना है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल में आपका जो है जल का छिड़काव नहीं किया जाता है। स्विच को ऑफ करेंगे तो भी आपको झटका लगने का या बिजली लगने का डर रहेगा, तो आप अग्निशमन को दल को खबर करेंगे। ठीक है, सभी विकल्प सही नहीं है, इसमें से केवल एक सही है, अग्निशमन को जो है आपको सूचना देना है। आगे बढ़ते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं में अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो जैसे कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जो भी प्रकाश देती हैं, जो लाइट देती हैं, वो प्रदीप्त कहते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, तारे हो गए, प्रकाशीय विद्युत बल्ब हो गया, आग हो गया और जलती हुई मोमबत्ती आदि। और अप्रदीप्त जस्ट इसका अपोजिट, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि चंद्रमा का ग्रह जो है वो हो गया चंद्रमा ग्रह। ठीक है, ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, ये रोशनी की जो सूर्य का प्रकाश है उससे जलता है। लकड़ी जो है ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, ये आग से जलती है। पुस्तक जो है ये भी आपका प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, मानव प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। और दर्पण जो है प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, दीवार भी प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बिजली मिस्त्री विद्युत उपकरणों जैसे स्विच बोर्ड, बिजली के तार आदि के मरम्मत का कार्य करते समय हाथों में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम क्यों करते हैं? तो रबड़ के दस्ताने विद्युत रोधक होते हैं, यानी कि विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत मिस्त्री को विद्युत के झटके से बचाता है। यही कारण है कि विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने का प्रयोग करता है। जनरली तो आप देखोगे नहीं, क्योंकि लोग सेफ्टी को बाईपास करते हैं, लेकिन यही इसका रूल है। अगला बड़ा क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक विकास में पोषक तत्वों की क्या आवश्यकता एवं भूमिका है, ये आपको वर्णन करना। तो किशोरावस्था में पोषण की दृष्टि से एक संवेदनशील समय होता है। जब तेज शारीरिक विकास के कारण पौष्टिक आहार की मांग में वृद्धि होती है, तो किशोरावस्था के दौरान लिए गए आहार संबंधी आचरण पोषण संबंधी समस्याओं में योगदान करते हैं, जिसका स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता पर आजीवन असर रहता है। आयरन, फोलिक एसिड, आपका विटामिन ए, आयोडीन सहित विटामिन और खनिज की कमियों को रोकने के लिए भोजन का सुदृढ़ एवं महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये निभाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान पे। तो सामाजिक विज्ञान में परिच्छेद पढ़ना है। झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है पहला पूछा गया, झारखंड में मृदा अपरदन के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें आप पैसेज पढ़ोगे तो इसमें सब मिल जाएगा। इसमें आपका जो है कि कटाई भी है, ठीक है, और तेज़ समय से चलती हवाएं भी हैं। उसके अलावा जो है आपकी मिट्टियाँ बह जाती हैं भारी वर्षा के कारण। तो सारी चीज़ें हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसमें पूछा गया है, स्थायी बंदोबस्त और महलावाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में आप क्या मुख्य अंतर पाते हैं? तो एक स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार वर्ग का उत्थान हुआ और महलवाड़ी व्यवस्था का आधार ग्राम समुदाय को माना गया। इस तरह से बी है, इस तरह से सी है। तो ये सारे के सारे जो है अंतर, प्रमुख अंतर हम मानते हैं और उपरोक्त डी है जो ऑप्शन, आप उसको सही करेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, आपके राज्य में एक सामाजिक वर्ग के कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं। अगर आप उस सामाजिक वर्ग के
वर्ग का नेतृत्व करने वाले सदस्य हैं तो आप अपने मुद्दे को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो आप संविधान सम्मत तरीके को अपनाएंगे। अपने जो सामाजिक वर्ग द्वारा तैयार किए गए, समुदाय द्वारा तैयार किए गए, धार्मिक द्वारा तैयार किए गए, उनको नहीं अपनाएंगे, वो आपके कानून के खिलाफ माना जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन है, ऊर्जा के किन्हीं 4 गैर परंपरागत स्रोतों का उदाहरण सहित उल्लेख करना है। तो 4 उदाहरण हम लिख सकते हैं: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय और बायोमास। सौर ऊर्जा के बारे में हम बता सकते हैं कि सर्वाधिक व्यापक और अपरिमित स्रोत है जो वातावरण में जो फोटोन है यानी कि के रूप में विकिरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि हम बता सकते हैं कि ये सौर ऊर्जा जो है सूरज से प्राप्त होता है। पवन ऊर्जा पवन से प्राप्त होता है वायु की गति के कारण। और भूतापीय ऊर्जा जो है ये अंतर्गत भूतापीय मंडल या फिर आप बोल सकते हैं भूवर्गीय, अपना जो ज़मीन है वो गर्म हो जाता है, जल जो गर्म हो जाता है उससे आपका जो है ये उत्पन्न होता है। और उसके अलावा बायोमास है, ये जैव ऊर्जा है जो कि जैविक पदार्थों से उत्पन्न किया जाता है। तो ये सब आपके सॉल्यूशन हो गए, इस टाइप का ये पूरा सॉल्यूशन है। इसके बाद आते हैं 5वें क्वेश्चन, प्रस्तावना में निर्धारित मूल्यों में से किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला मूल्य आ जाएगा पंथ निरपेक्षता, उसको हम समझा देंगे। और दूसरा आ जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ विशेष को प्रोत्साहित नहीं करता, इसके बारे में लिख देंगे। और संपूर्ण प्रभु संपन्न जो है शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसका तात्पर्य है कि भारत के आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम का तथा स्वतंत्र है। मतलब ये अपने ऊपर जो भी डिसीजन लेती है वो पूर्ण रूप से सही लेती है। उसके बाद आते हैं 6ठे क्वेश्चन पे, 19वीं शताब्दी में आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुए। सबसे पहले आर्थिक स्थिति में बताते हैं। तो उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी जंगली जानवरों का शिकार करके एवं वन उत्पादों का इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे। कुछ आदिवासी जानवर भी पालते थे। आदिवासी सड़क निर्माण का कार्य करते थे एवं कुछ आदिवासी खेती भी करते थे। सामाजिक कार्य की बात करें हम तो यहाँ पर जो है आदिवासी समाज मिलकर जुलकर एक जगह रहने वाले लोग थे एवं हल का इस्तेमाल करने लगे थे। अंग्रेज़ों के आने के बाद आदिवासी समाज में मुखिया के पद जो है वो समाप्त हो गया था और व्यापारियों के उत्पाद को खरीदने एवं आदिवासी समाज को काम मिलने लगा। आदिवासी समाज अंग्रेज़ों के अत्याचार का विरोध करने लगा तथा भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह किया गया। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं संस्कृत पार्ट पे, जो आपका लास्ट है। इसमें आता है अस्माकं भारत देशः पे एक जो है आपको छोटा सा अनुच्छेद लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है और इसके बाद में आपको बताना है आंसर। तो यहाँ पे गटका कीदृशी अस्ति, तो ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आप जब ये पापनाशिनी जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे इस पैसेज में, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रम्या पर्वता अत्र विशेषण पदम कितने, तो रम्या पर्वत की विशेषता क्या है, रम्या है। तो रम्या जो है इसकी विशेषण हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट कर देना है। तीसरा जो क्वेश्चन है, अस्माकं चित्तं का प्रसन्न करोति, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अस्य देशस्य विविधता संस्कृति अस्माकं चित्तं प्रसन्न करोति। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ, ये पहले लाइन में यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे आंसर आपका अस्य देश। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम संस्कृत भाषायां लिखत। तो इसका उपयुक्त शीर्षक लिखना है जो कि अस्माकं देशः होगा और जो कि इसकी पहली लाइन पे ही लिखा हुआ है। आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा टेंशन लेने की, इसमें आपको कंप्लीट जो है यहाँ पे इसका दे रखा है शीर्षक, अस्माकं भारत देश। तो ये जो है अस्माकं भारत देश है, इसका जो है होगा क्योंकि इसमें भारत देश के बारे में ही बताया गया है। तो ये था आपका कंप्लीट सोल्यूशन। जैसा मैंने बताया, आप और विषय के सोल्यूशंस पाने के लिए 8469022568 पर आप अपने क्वेश्चन पेपर को हमें सेंड कर सकते हैं। आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में आपके 8th क्लास की लिंक है, वहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा।